मैं 50 साल की वह औरत थी जो अपने ही 20 साल के कर्मचारी के प्रेम में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि सही और गलत की पहचान खो बैठी। जब उसने मेरे प्रेम को ठुकराया तो मेरा अहंकार जाग उठा और मैंने उसे पाने के लिए उस पर एक ऐसा खौफनाक आरोप लगा दिया कि उसे मजबूरी में मेरे सामने घुटने टेकने पड़े। हमारी शादी तो हो गई, लेकिन जैसे ही शादी की पहली रात उसने मेरे सामने वह रहस्य खोला तो मुझ पर आसमान टूट पड़ा। वह सच्चाई इतनी डरावनी थी कि मेरी जान ही निकल गई। मेरा नाम ममता शर्मा है और मैं मुंबई के पॉश इलाके जुहू की निवासी हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला, धन, संपत्ति, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन मेरे पास जो चीज़ नहीं थी वह थी प्यार और एहसास करने वाले रिश्ते। मेरी जिंदगी की कहानी ही इतनी दुखद और दर्दनाक है कि सुनाने बैठूं तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। मेरी उम्र इस समय 50 साल है और अपनी जिंदगी के 50 साल मैंने सिर्फ दूसरों के लिए बलिदान देते हुए गुजारे थे, और जब मेरी बारी आई तो सब अपनी जिंदगी में व्यस्त होकर मुझे भूल गए। कहते हैं इंसान अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का ख्याल रखता है, लेकिन मैंने तो बिना किसी लालच के सबका ख्याल रखा था और अपनी जिंदगी का सुनहरा दौर, अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी। लेकिन सबने मुझसे अपने मतलब का रिश्ता रखा और मतलब निकलने के बाद सब अपने रास्ते चलते नजर आए। मेरे पिताजी एक ड्रेस डिजाइनर थे और अपने काम में काफी माहिर और मशहूर थे। उन्होंने अच्छे समय में एक बुटीक भी बना ली जो शहर भर में पहचानी जाती थी। मेरी माताजी एक पारंपरिक हाउसवाइफ नहीं थीं। वह पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज में मुकाम बनाने वाली महिला थीं। वह पिताजी के साथ कारोबार में बराबर का हाथ बटाती थीं और पिताजी की बुटीक जिस मुकाम तक पहुंची थी उसमें माताजी का भी बड़ा हाथ था। जिसने भी कहा है, ठीक ही कहा है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मेरे पिताजी की कामयाबी के पीछे भी एक औरत का ही हाथ था जो हम सबकी माँ और पिताजी की पत्नी थी। मैं अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थी। मेरी पैदाइश मेरे माँ बाप की शादी के 1 साल बाद हुई थी। मेरे 3 और भाई और 2 बहनें थीं। कुल मिलाकर हम 5 भाई बहन थे और वे सब मुझसे इतने छोटे थे कि कभी कभार लोग उन्हें मेरे बच्चे समझ लिया करते थे। मेरी पैदाइश के बाद मेरे माँ बाप समाज में अपना मुकाम बनाने में लग गए थे और सफल होने के बाद ही और बच्चों का सोचा था। मैं 14वें साल में थी जब मेरे माँ बाप की दूसरी संतान और मेरा भाई अर्जुन पैदा हुआ। मैं जब तक अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी बहुत खुश थी। मुझे अच्छा लगता था कि मेरे माँ बाप की मोहब्बत और तवज्जो का केंद्र सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मुझे पसंद था कि मेरी छोटी छोटी बातों पर मेरे माँ बाप परेशान हो जाया करते थे, लेकिन फिर अर्जुन ने इस दुनिया में आकर मेरी कदर कम कर दी थी, या मुझे लगने लगा था कि मेरी कदर कम हो गई है। वह छोटा था तो माँ हर वक्त उसे गोद में उठाए फिरती थी। जरूरत से ज्यादा माँ को उसके लिए संवेदनशील थी और यह सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं हमेशा के लिए अपने माँ बाप की ममता की इकलौती वारिस बनकर रहना चाहती थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि हमेशा माँ ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया था, लेकिन अर्जुन के बाद वह मुझे समझाती थीं कि ममता, तुम बड़ी हो गई हो, अपने हाथ से खाना खाया करो। और मैं खाना छोड़कर उठ जाया करती थी और माँ मेरे पीछे मुझे मनाने भी नहीं आती थी, क्योंकि उनकी गोद में सोया हुआ अर्जुन रोने लग जाता था। फिर मेरे पिताजी जो पहले घर वापस आते ही मुझे पुकारा करते थे, वह अर्जुन को गोद में उठाए घूमते रहते थे। मैं ऐसी हो गई थी जैसे इस घर में मेरे होने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, और मैं इस सब को बहुत शिद्दत से महसूस करने लगी थी। मुझे अपने माँ बाप से बहुत शिकायत थी और मुझे अर्जुन भी बहुत बुरा लगता था, लेकिन जब कभी मैं उसकी तरफ देखती तो मुझे उस पर प्यार आने लगता और मैं उसे अपनी बाहों में उठा लिया करती थी। वह बहुत प्यारा और गोल मटोल सा था और उसे उठाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था कि जैसे ही मैं अर्जुन को उठाती तो मेरी माँ भागते हुए आती और उसे मुझसे ले लिया करती थी, क्योंकि मेरी माँ को लगता था कि मैं अर्जुन को गिरा दूंगी और उसे चोट आ जाएगी। मेरी माँ अक्सर मुझसे कहती थी कि मैं बड़ी हो गई हूँ,
तो फिर अर्जुन के मामले में मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती थी? मुझे बहुत दुख होता, और यही छोटी छोटी बातें मेरे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा कर रही थीं। अर्जुन की पैदाइश के 1 साल बाद कर्ण ने जन्म लिया था, और फिर क्या था कि मेरी अहमियत न के बराबर रह गई। माँ अर्जुन और कर्ण में व्यस्त हो गई थी, और मैं कहीं बहुत पीछे रह गई थी। मैं बहुत अकेली हो गई थी, या अकेलापन महसूस मुझे ज्यादा हो रहा था। माँ मुझे बच्चों को उठाने नहीं देती थी, और फिर मैंने एक दिन तंग आकर गुस्से से अर्जुन को नीचे गिरा दिया कि अगर माँ को ऐसा लगता है कि मैं गैर जिम्मेदार हूं, तो गैर जिम्मेदार ही सही। अर्जुन को बहुत चोट आई थी, और तब पहली बार माँ ने मुझे मारा था, और मेरे अंदर का चिड़चिड़ापन और बढ़ गया था, जो धीरे धीरे मेरे लहजे से भी नजर आने लगा था। खैर, जैसे तैसे वक्त गुजरता रहा, और अर्जुन और कर्ण के पीछे अंजलि, सुनीता और आकाश भी दुनिया में आ गए थे। धीरे धीरे मैं समझदार भी होती गई, तो मैंने अपने भाई बहनों से बिना वजह का बैर पालना छोड़ दिया था, और कोशिश करती थी कि मैं उनका ख्याल रख सकूं। माँ को भी लगने लगा था कि मैं बड़ी हो चुकी हूं, तो उन्होंने मुझे आराम से मेरे भाई बहनों की जिम्मेदारियां सौंप दी, जो मैं बहुत अच्छे तरीके से निभाती थी। माँ फिर से पिताजी के साथ बुटीक के काम में व्यस्त हो गई थी। मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी थी, और यूनिवर्सिटी से वापस आकर मेरा सारा वक्त मेरे भाई बहनों के साथ गुजरने लगा था। मेरे भाई बहन मुझे यूं अजीज हो चुके थे जैसे वे मेरी औलाद हों। माँ और पिताजी मेरी फिक्र और ख्याल को देखकर मुस्कुराते थे, और मुझे ढेरों दुआएं दिया करते थे। मैं अपने बचपन से ही बहुत अलग हो चुकी थी, और मुझे खुद पर हंसी आती थी कि मैं कितनी मूर्ख थी, जो इन छोटे छोटे बच्चों से ईर्ष्या करने लगी थी, और अपनी माँ को माँ समझना छोड़ चुकी थी। बच्चों को तो माँ की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसीलिए माँ उन सब का मुझसे ज़्यादा ख्याल रखती थी, क्योंकि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती थी। मैं कभी नादान हुआ करती थी, लेकिन अब मैं समझदार हो चुकी थी, और समझदारी के साथ ही मेरे अंदर से तमाम नकारात्मक सोच खत्म हो चुकी थी। अब मैं सिर्फ एक नरम मिजाज और मिलनसार हंसमुख सी लड़की थी, जिससे माँ, बाप, भाई बहन, रिश्तेदार और दोस्त सब बहुत खुश थे। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी कि अचानक से हम सबकी जिंदगी में एक तूफान आ गया। ऐसा तूफान जिसके आने के कभी कोई आसार नहीं थे। एक ऐसी अविश्वसनीय घटना हमारे साथ घटी जो रोंगटे खड़े कर देने की ताकत रखती थी, और जो कोई सुनता कानों पर हाथ रख देता कि बात ही ऐसी थी कि कान फट सकते थे। और हमारे तो दिल फट चुके थे, और सारी जिंदगी तबाही की तरफ चली गई थी। ऐसी हस्ती ने हमें धोखा दिया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे बढ़कर कोई वफादार नहीं होता, उसकी तो फितरत में ही वफादारी होती है। लेकिन हमारे मामले में ऐसा नहीं था। मुझे ईश्वर से शिकायत थी कि हमारे हिस्से में इस रिश्ते की वफादारी कम क्यों आई है, जिस पर सारी दुनिया गर्व करती है। हम भाई बहन टूटे थे, लेकिन मेरे पिताजी तो टूटकर बिखर गए थे। सच्चे रिश्ते जब धोखा देते हैं तो इंसान बिखर कर रह जाता है। हुआ कुछ यूं था कि मेरी माँ ने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर पिताजी के साथ दोबारा बुटीक ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अचानक से ही उनकी तवज्जो बुटीक से खत्म हो रही थी, और साथ साथ वह हम में भी दिलचस्पी लेना कम कर चुकी थीं। उनकी नई सहेलियां बन चुकी थीं, जिनके साथ उनका ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजरने लगा था। शुरू शुरू में न ही पिताजी ने और न ही मैंने इस बात को इतना नोटिस किया था, क्योंकि हमें इस बात पर जरा सा भी ऐतराज नहीं था कि माँ अपनी जात के साथ कुछ वक्त गुजारें, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत साल हमें और पिताजी के कारोबार को दिए थे, और अपने लिए उनके पास वक्त कम ही बचता था। लेकिन फिर माँ की मसरूफियत दिन ब दिन बढ़ती चली गई, और फिर एक दिन बड़ी ही भयानक खबर ने हमारा स्वागत किया था। खबर ऐसी थी जिसे सुनकर प्रार्थना की जाती है कि ऐसी खबर आने से पहले इंसान को मौत आ जाए। खबर यह थी कि मेरी माँ को मेरे बाप से तलाक चाहिए था। मेरी माँ को इतने बरसों बाद अब जाकर एहसास हुआ था कि मेरे पिताजी उनके लिए सही जीवन साथी नहीं थे। एक औरत जिसकी बेटी 18 साल की हो चुकी थी और छोटे बच्चों को माँ की जरूरत थी, वह सब कुछ छोड़कर जाना चाहती थी। और फिर हमें वह वजह भी पता चल गई जिसके लिए वह हमें छोड़ना चाहती थी, और वह वजह था उनका अतीत का मंगेतर विक्रम।
जो लौटकर वापस आ चुका था। मेरे पिताजी से शादी से पहले मेरी माँ की उनके कजिन विक्रम के साथ मंगनी हुई थी। विक्रम के माँ बाप मर चुके थे, तो वह मेरी माँ के घर वालों के साथ ही रहता था। माँ और विक्रम एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन फिर माँ ने खुद ही विक्रम को ठुकरा दिया, क्योंकि माँ को जीवन साथी के रूप में दौलतमंद शख्स चाहिए था और विक्रम तो खुद उनके टुकड़ों पर पल रहा था। यूं रिश्ते से इनकार के बाद विक्रम दिलबर्दाश्त होकर देश छोड़ गया था और पीछे माँ अपने लिए कोई अमीर शख्स ढूंढने लग गई थी, और उनके नखरे इतने ज्यादा थे कि कोई भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। फिर मेरे नाना जी ने अपने आखिरी वक्त में मेरी माँ की मर्जी के खिलाफ उनका विवाह मेरे पिताजी से कर दिया था। मेरे पिताजी मेरे नाना के दोस्त के बेटे थे, सो मरता हुआ बाप अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक शख्स पर ही भरोसा कर सकता था, और वह अच्छा शख्स मेरा बाप था। निकाह हुआ तो मेरे नाना दुनिया से रुखसत हो गए थे, और फिर न चाहते हुए भी माँ को मेरे पिताजी से रिश्ता निभाना पड़ रहा था। मेरे पिताजी सिर्फ मामूली से दर्जी थे और उनके पास सिर्फ एक दुकान थी जिसमें वह आस पड़ोस के लोगों के कपड़े सिलाई करते थे। माँ के पास कोई और ठिकाना तो था नहीं, सो मेरे पिताजी से ही निभानी पड़ी थी। और फिर पिताजी ने भी मेरी माँ के तमाम सपने पूरे करने की हर संभव कोशिश की थी और अपना पुश्तैनी घर बेचकर अपनी बुटीक का उद्घाटन किया था, ताकि अमीर आदमी बनकर माँ के ख्वाब पूरे कर सके। और जब बुटीक का काम चल पड़ा तो माँ ने भी बिजनेस वूमन बनने का सोच लिया और पिताजी के साथ काम करने लगी थी, और बहुत जल्द अपने ख्वाबों को मेरे माँ बाप ने पा भी लिया था। मेरे पिताजी ने एक पॉश एरिया में खूबसूरत कोठी भी ली माँ के लिए, और गाड़ी भी। जो सुख माँ को चाहिए था सब माँ को मिलने लगा। और फिर जब बच्चे हुए तो पिताजी संतुष्ट हो गए कि अब माँ उनके साथ खुश और संतुष्ट है। लेकिन माँ को जैसे ही पिताजी से बेहतर ऑप्शन मिला, उन्होंने पिताजी को छोड़ने का फैसला मिनटों में कर लिया था। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उनकी एक जवान बेटी भी है। विक्रम विदेश से पैसा तो बहुत कमाकर लाया था। मेरा एक क्लासमेट था और कॉलेज से ही मेरे साथ पढ़ता था। उसका नाम आर्यन था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दूसरे के हर तरह के मामले से हम वाकिफ थे, एक दूसरे के तमाम दुख सुख बांटते थे। और जब हम यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में थे तो हम दोनों को महसूस हुआ कि हमारी दोस्ती पसंद में बदल गई है, और फिर हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। पहली जवानी की बहार की पहली मोहब्बत थी, तो खूब सर चढ़कर बोल रही थी। इजहार हुआ तो इजहार के बाद लगा हम दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी जी नहीं सकेंगे। उसने अपने घर बात की और मैंने अपने घर बात की, और आर्यन के माँ बाप फौरन मान गए थे। लेकिन मेरे पिताजी तो सुनते ही गहरी सोच में पड़ गए। साफ लग रहा था वह संतुष्ट नहीं है, और वजह मैं अच्छे से जानती थी। आर्यन एक गरीब घर से था। उसके पिता की किराने की दुकान थी और मामूली सा छोटा सा एक घर था, जहां आर्यन और उसके माँ बाप के अलावा आर्यन के 2 शादीशुदा और बच्चों वाले भाई भी रहते थे, और एक कुंवारी बहन भी थी। वह जॉइंट फैमिली सिस्टम था और मिडिल क्लास लोग थे। आर्यन अपने बलबूते पर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लेकर पहुंचा था, और इतने सालों में जितना मैंने उसे पहचाना था, वह एक खुददार और निहायत अच्छा लड़का था, और मुझे उस पर और उसकी मोहब्बत पर भरोसा था। अगर कोई बतौर जीवन साथी तमाम उम्र मेरा साथ निभा सकता था तो वह सिर्फ और सिर्फ आर्यन था। मुझे उस पर हद दर्जे का भरोसा था। लेकिन मेरे पिताजी को कुछ संदेह थे, और उन्हें फिक्र थी कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। वह मेरे पिताजी थे, मेरे लिए परेशान होना स्वाभाविक सी बात थी, लेकिन मुझे उनकी बेवजह की फिक्रों से उलझन सी हो रही थी। मुझे आर्यन से प्यार था और मेरे लिए इतना ही काफी था। मुझे सुख सुविधाएं नहीं, आर्यन का साथ चाहिए था, और नई मोहब्बत के नए खुमार में यही लगता है कि जिंदगी जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही काफी है। मेरे पिताजी दुनिया देखे हुए इंसान थे, और उनका तो अनुभव भी रहा है कि दौलत थोड़ी सी कम हो तो मोहब्बत पहली फुर्सत में खुली खिड़की से भाग जाती है। पिताजी कहते थे, मोहब्बत जरूरी है जिंदगी के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा दौलत जरूरी है। और मुझे पिताजी की बातों से उकताहट सी होने लगी थी।
पिताजी मुझे समझाते थे, लेकिन मुझे उनकी एक भी नसीहत अच्छी नहीं लगती थी। मुझे अब समझ आया था कि जब मोहब्बत अपनी तरफ खींचती है तो नसीहत भरी तमाम बातें जहर लगने लगती हैं, जैसे माँ को लगने लगी थीं। मेरे साथ भी वही हो रहा था। मैं किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मेरे छोटे भाई बहनों ने जब सुना कि मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं उनको छोड़कर चली जाऊंगी, तो वे उदास हो गए और हर वक्त एक ही बात की रट लगाकर रखते थे कि मैं शादी न करूं, उनको छोड़कर न जाऊं। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने एक एक थप्पड़ उन सबको लगा दिया था। उन दिनों मैं बहुत खुदसर हो गई थी और यही सोचती थी कि भला क्यों अपने भाई बहनों के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं, क्यों मैं खुद को सारी जिंदगी उनके पीछे ख्वार करूं। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। मुझे बच्चों की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं रही थी। खून कभी न कभी असर तो दिखाता ही है, और मेरी रगों में दौड़ता मेरी माँ का खून भी अपना असर दिखा रहा था। मैं उनकी तरह ही स्वार्थी हो गई थी और आर्यन के लिए पिताजी से लड़ने पर आ गई थी। और मेरे सादा से पिताजी ने मेरी माँ के सामने भी हार मान ली थी और मेरे सामने भी हार मान ही ली थी। वह आर्यन के घरवालों से मिले थे, लेकिन उन्हें वे लोग पसंद नहीं आए थे। लेकिन मेरी जिद के आगे मजबूर होकर उन्होंने हाँ कह दी और यूं मैं धूमधाम से आर्यन के संग विदा हो गई। पिताजी ने मुझे शादी के तोहफे में एक घर दिया था। मैं आर्यन के साथ वहीं आई थी और अगले ही दिन आर्यन का सारा खानदान भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहीं आ बसा। और मुझे वे लोग सच में अजीब लगे थे। वे सब अजीब ललचाई नजरों से हमारे घर को देख रहे थे और हर चीज टटोल रहे थे। मुझे लगा कि कभी इतने बड़े घर में रहे नहीं ना उनके घर वाले, तो ये उनकी खुशी के इजहार का तरीका है। वह आर्यन की फैमिली थी और मुझे आर्यन की तरह ही प्यारी थी। शादी के एक हफ्ते बाद ही आर्यन नौकरी की तलाश में निकल खड़ा हुआ, लेकिन जूतियां घिस घिस कर उसे नौकरी नहीं मिली थी। और तब मेरी सास ने बातों बातों में ताना मारा कि जिसकी बीवी इतनी अमीर हो और शौहर नौकरी के लिए खाक छानता फिरे, ऐसी बीवी नरक की भागी होती है। मुझे नहीं पता कि ऐसी बीवी को भगवान कौन सा ठिकाना देता है, लेकिन आर्यन की जद्दोजहद मुझसे भी देखी नहीं जा रही थी। तो मैंने अपने अकाउंट से 1 करोड़ रुपये की रकम निकालकर आर्यन को दी, जिससे आर्यन और उसके दोनों भाइयों ने मिलकर एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया। आर्यन मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं खुश थी, और खुश रहकर ही पिताजी को दिखाना चाहती थी कि वह आर्यन के बारे में कितना गलत थे। घर में बाकी सब भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे ससुर जी मुझे बेटी बेटी कहते नहीं थकते थे, और मेरी सास तो मेरे ही गुण गाया करती थी, और मेरी देवानियां और जिठानियां तो मुझे किसी काम को हाथ भी लगाने नहीं देती थीं। मेरे खाने पीने से लेकर मेरे कपड़े धोकर इस्त्री करने तक सारा काम दोनों ने अपने जिम्मे ले लिया था, और यह सब करते उनके माथे पर एक बल भी नहीं पड़ता था। मेरी ननद तो मेरी सहेली बन चुकी थी। वह यूनिवर्सिटी जाती थी और वापस आकर जब तक ए से झेड तक सारी रुदात मुझे न सुना डालती, उसे चैन नहीं आता था। हर शख्स मेरे चेहरे पर आई मुस्कुराहट की वजह से होता था, और एक जरा सी भी तकलीफ मुझे कभी किसी ने नहीं पहुंचाई। मैं रोजाना अपने भाई बहनों से भी मिलने जाया करती थी। मुझे एहसास था कि मैंने शादी से पहले कुछ दिन ही सही, लेकिन रूखा रवैया रखकर अपने भाई बहनों के मासूम दिलों को बहुत दुखाया, और अब उसकी भरपाई के लिए मैं उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारती थी और उनसे बहुत प्यार करती थी। उन दिनों आर्यन कुछ परेशान रहने लगा था और मेरे पूछने पर मुझे नहीं बताता था। वह एक अच्छा शौहर था जो अपनी बीवी को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उसके सुख दुख की साथी थी और मैंने उससे परेशानी की वजह निकलवा ही ली थी। और वह परेशानी की वजह थी बिजनेस ठप्प होकर घाटे में जा रहा था और उसे नुकसान से बचाने के लिए 50 लाख रुपये की तुरंत जरूरत थी। आर्यन ने अपने पुराने घर का सौदा किया था, लेकिन वह घर इतना खस्ता हाल था कि उसकी कीमत बहुत ही कम लग रही थी, और ऐसे मुश्किल वक्त में अगर मैं अपने शौहर के काम नहीं आती तो कैसी बीवी थी। सो मैंने अगले ही दिन अकाउंट से 50 लाख निकलवाकर आर्यन के हवाले कर दिए। मेरा और पिताजी का जॉइंट अकाउंट था।
तो पिताजी को जब पता चला कि मैंने एक बार फिर से इतनी बड़ी रकम निकाली है तो उन्होंने फौरन मुझे फ़ोन किया और लगे समझाने कि मैं हर रोज़ इतनी बड़ी रकम आर्यन को न दिया करूं, उसे आदत पड़ जाएगी। और मैं इस बात पर पिताजी से झगड़ पड़ी थी और कसम उठा ली थी कि आइंदा अकाउंट से 1 रुपया नहीं निकालूंगी। मैं पिताजी से नाराज़ हो गई और पिताजी अपनी लाडली बेटी को अगले ही दिन मनाने चले आए थे और साथ मेरे ससुरालियों के लिए कीमती तोहफे लेकर आए थे ताकि मैं जल्द से जल्द मान जाऊं, क्योंकि वह अच्छी तरह जान चुके थे कि थोड़े ही वक्त में मुझे मेरे ससुराल वाले किस हद तक प्यारे हो चुके थे। पिताजी मनाने आए तो मैं भी हंसी खुशी मान गई थी। आर्यन और उसके भाई उन दिनों बिजनेस की भाग दौड़ में लगे हुए थे कि मेरी सास ने ऐलान कर दिया कि वह सितारा यानी मेरी ननद की शादी तय कर रहे हैं। सितारा की मंगनी उसके कजिन से हो चुकी थी जो अब नौकरी पर लग चुका था। सितारा की शादी तय हुई तो मेरी सास ने कह दिया कि वह सितारा की शादी आलीशान तरीके से करेंगी और उसे ढेरों दहेज भी देंगी। लेकिन इस वक्त आर्यन और उसके भाई इतने खर्चे अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं थे, तो फिर मैंने रहमदिली दिखानी चाहिए। लेकिन इस बार मैं अकाउंट से पैसे नहीं निकलवाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि पिताजी फिर से आर्यन और उसके घरवालों के बारे में गलत सोचें। तो मेरे दिमाग में माँ का ख्याल आया। माँ का शौहर तो बहुत अमीर था। माँ और उनका शौहर विक्रम विवाह के फौरन बाद ही विदेश शिफ्ट हो गए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से माँ के शौहर विक्रम के विदेश वाले घर का नंबर निकलवाया और उस पर कॉल की, और जो बात मुझे पता चली वह सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा और पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। विक्रम के घर का फ़ोन किसी औरत ने उठाया। वह कोई इंडियन औरत थी जो विक्रम के घर पर नौकर थी, और जब मैंने उस औरत से अपना परिचय करवाया तो उस औरत ने मुझे रात को फ़ोन करने का कहा। उस औरत का लहजा कुछ बताने जैसा था, लेकिन वह बता नहीं पा रही थी। मैंने शिद्दत से रात का इंतज़ार किया जब उस औरत ने खुद मुझे फ़ोन किया, और जैसे जैसे वह बताती गई मैं ज़मीन के अंदर धंसती गई। मेरी आंखों से आंसू रवा थे। उस औरत ने बताया कि विक्रम विदेश में बैठा कोई हलाल का काम नहीं कर रहा, बल्कि वह वहां का गैंगस्टर बन चुका है, और वह इंडिया भी इसी मकसद से आया था कि वह मेरी माँ से अपने ठुकराए जाने का बदला ले सके। वह खुद के रद्द किए जाने को कभी भी नहीं भूला था और सोचकर लौटा था कि बदला लेगा, और फिर उसने मेरी माँ को दाम में फंसा लिया था और शादी करके अपने साथ विदेश ले गया। वह मेरी माँ को बहुत से ख्वाब दिखाकर मेरी माँ को उसकी औकात याद दिलाने लेकर गया था, और वहां ले जाकर 1-2 दिन मेरी माँ को खुश रखा, घुमाया फिराया, और फिर एक दिन अचानक से उसे तलाक दे दिया। मेरी माँ विक्रम की इस हरकत को समझ नहीं पाई थी कि विक्रम ने उनके साथ यह क्यों किया है। मेरी माँ को खिलौना बना डाला था। माँ ने अपने लिए खुद यह जिंदगी चुनी थी और फिर तंग आ गई थी, और इस जिंदगी से एक दिन माँ ने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। और विक्रम के दिल में मेरी माँ के लिए नफरत की आग फिर भी कम नहीं हुई। उसने मेरी माँ की मैयत को इंडिया भेजने के बजाय वहीं पर दफना दिया, और हम में से किसी को भी इत्तला नहीं की। वह औरत विक्रम की नौकरानी थी और इस वाक़े के बाद बहुत डरी हुई थी। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं यह बात किसी को भी न बताऊं, वरना उसके साथ भी वही सलूक होगा जो मेरी माँ के साथ हुआ था। मैंने इस राज को दिल में ही रख लिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत बीमार हो गई थी। मुझे सोचकर यह सब कुछ हो रहा था कि मेरी माँ कितनी अज़ियत भरी मौत लेकर इस दुनिया से गई थी। मेरी तबीयत कुछ संभली तो फिर से सितारा की शादी का मसला आ खड़ा हुआ, और मैंने न चाहते हुए भी एक बार फिर अकाउंट से 1 करोड़ रुपए की भारी रकम निकालकर अपनी सास के हवाले कर दी। और मेरी सास मेरी बलाई लेती नहीं थक रही थी। मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता था, मेरे लिए रिश्ते मायने रखते थे, और मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे अपने मुझसे खुश हैं। पिताजी ने मेरी नाराज़गी के डर से रकम के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था, और मैं चाहती थी कि पूछें भी नहीं। मुझे अब वाकई खुद भी पिताजी की हलाल की कमाई को निकालते हुए शर्म आने लगी थी। सितारा की शादी बहुत धूमधाम और आलीशान तरीके से हो गई थी, और दहेज में 5 मरले का प्लॉट और एक गाड़ी मेरी सास ने उसे दी थी।
और इसके अलावा भी बहुत सा दूसरा सामान था। सितारा की शादी के फंक्शन खत्म हुए तो एक और कयामत मेरी मुंतजिर थी, बल्कि कयामतों ने इन दिनों मेरी ही तरफ का रास्ता ढूंढ लिया था। सारे के सारे आसमान मेरे ही सर पर टूट रहे थे और तूफान मेरी ही जात को बिखेर रहे थे। मेरी जात के साथ एक के बाद एक हादसा हो रहा था और मैं सिवाय खामोश होकर तमाशा देखने के कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ भी मेरे बस में नहीं था। मैं एकदम से दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की बन चुकी थी, क्योंकि मेरे हाथ से मेरा सब कुछ रेत की तरह फिसलता जा रहा था और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं सिर्फ रो रही थी और चिल्ला रही थी और अपने भगवान से चीख चीख कर सवाल कर रही थी कि यह सब कुछ मेरे ही साथ क्यों हुआ। हुआ कुछ यूं था कि अचानक से पिताजी की बुटीक के गोदाम में आग लग गई थी और वह आग इस कदर फैली कि सारे बुटीक को उस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। पिताजी ने बमुश्किल वर्कर्स को बेसमेंट से निकाला, लेकिन पिताजी खुद नहीं निकल पाए। पिताजी अंदर रह गए और फिर लोग जमा हुए। एम्बुलेंस आई, पिताजी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मरने से पहले मुझसे आखिरी बात यह की थी कि अपना और बच्चों का ख्याल रखना। मैं पिताजी की मौत पर बुरी तरह से टूट चुकी थी। हम भाई बहन अनाथ हो चुके थे। हम एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे थे। मेरे ससुराल वाले सिर्फ पिताजी के अंतिम संस्कार पर आए थे, उसके बाद नहीं। न ही आर्यन को और न ही मैंने आर्यन के घरवालों को देखा। अब पिताजी की मौत को 10 दिन गुजर चुके थे, लेकिन आर्यन ने एक जरा भी कोई खैर खबर नहीं ली थी। वह आर्यन और उसके घरवाले जब मैं पिताजी के घर होती तो मुझे दिन में 10-10 बार कॉल करते थे। उन्होंने 10 दिन गुजरने पर भी मेरा पता नहीं किया था और यह बात मुझे खटक रही थी। फिर 11वें दिन पता चला कि आर्यन ने किसी मॉडल से 2 दिन पहले शादी कर ली। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी और मैं गुस्से से बिलबिलाती अपने ससुराल पहुंची थी, जहां मुझे यूं हिकारत से देखा गया कि मैं जमीन में धंस गई। उन सबकी आंखों में मेरे लिए पहचान का कोई रंग ही नहीं था। और आर्यन, वह तो पूरा बदला हुआ लग रहा था। उसने मुझे देखते ही तलाक के कागजात मेरे मुंह पर मारे और मुझे घर से निकल जाने को कहा। लेकिन वह घर मेरा था, मुझे नहीं उन सबको वहां से निकलना था। लेकिन आर्यन मेरे साथ बहुत बड़ी गेम कर चुका था। उसने पिताजी के अंतिम संस्कार वाले दिन मुझसे कुछ कागजात साइन करवाए थे और मैंने भी बिना पढ़े कर दिए थे। वे कागजात घर के थे और अब मेरा वह कई कनाल पर फैला हुआ बंगला आर्यन के नाम हो चुका था और बिजनेस की आड़ में आर्यन ने मुझसे झूठ बोल बोलकर बहुत से पैसे बटोर लिए थे। पिताजी इन लोगों के बारे में सही थे, वे सब के सब लालची लोग थे। जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे और कमा रहे थे तो वे लोग मुझे सर आंखों पर बिठा रहे थे, लेकिन जैसे ही पिताजी के साथ पिताजी का कारोबार भी खत्म हुआ तो इन लोगों ने नजरें फेर लीं। आर्यन ने अकाउंट से सारी रकम भी निकाल ली थी। ये मेरी ही तो बेवकूफ़ी थी कि मैंने जॉइंट अकाउंट में आर्यन को भी शामिल कर दिया था और वह सारी की सारी रकम उड़ाकर ले गया। मैं आसमान से जमीन पर आ गई। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय पिताजी वाले पुराने घर के। मैं खाली हाथ घर वापस आई थी। जिंदगी एकदम से तंग हो गई थी। हमारे हालात बदल गए थे। हम एक बड़े से घर में रह तो रहे थे, लेकिन नौबत फाकों तक आ गई थी। मैं खुद पर तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन मैं अपने भाई बहनों को तो भूखा नहीं मार सकती थी। मुझे अपने गम से निकलकर उनके लिए कुछ करना था, लेकिन क्या करना था यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद पिताजी के कारोबार को फिर से खड़ा करने का सोचा, लेकिन उसके लिए रकम दरकार थी और मेरा तो दिवाला आर्यन निकाल ही चुका था। सो आखिरी ऑप्शन के रूप में मैंने हमारा खूबसूरत घर गिरवी रखा। ये एक रिस्क लिया था। अगर चल जाता तो ठीक, वरना हम घर से भी चले जाते। मैंने पिताजी के बिजनेस को फिर से खड़ा किया और लगभग मेरी 2 साल की मेहनत के बाद मेरे पिताजी का बिजनेस फिर से मार्केट में अपना नाम बना चुका था और थोड़े ही अरसे में मैंने अपना घर भी छुड़वा लिया था और बिजनेस के साथ साथ सारा का सारा फोकस अपने भाई बहनों और उनकी तालीम पर लगा दिया था। इसी दौरान सुना कि आर्यन ने जो कुछ मुझसे धोखाधड़ी से लिया था उसमें से कुछ भी उसके हाथ नहीं आया।
आर्यन की मॉडल पत्नी आर्यन के बिजनेस और घर को बेच खाई थी और आर्यन का दिवाला निकालने के बाद वह उसे छोड़कर जा चुकी थी। आर्यन और उसका सारा लालची खानदान एक बार फिर से अपनी औकात यानी अपने खस्ता हाल घर को लौट चुका था। आर्यन की बहन सितारा, जिसे मेरे पिताजी की हलाल की कमाई से करोड़ों का दहेज मिला था, वह तलाक लेकर वापस घर आ चुकी थी क्योंकि वह मां नहीं बन सकती थी और वह सारा दहेज भी सितारा के ससुरालियों ने वापस नहीं किया था। मकाफात अमल की चक्की में आर्यन अपनी पूरी फैमिली समेत बुरी तरह से पिसा था और फिर तड़प कर मेरी तरफ आया था, लेकिन मेरी जूती को भी अब उसकी परवाह नहीं थी और अब मेरा मकसद अपने बारे में सोचना रहा भी नहीं था। मेरे बस दो ही मकसद थे अब। सिर्फ मेरा पहला मकसद अपने बिजनेस को आगे तक लेकर जाना था और दूसरा मकसद अपने भाई बहनों को पढ़ा लिखाकर किसी मुकाम तक पहुंचाना था और मैं इसमें कामयाब रही थी। बरस पर बरस बीते और मैं बड़ी होती चली गई। मेरे भाई बहन जवान हो गए और माशाअल्लाह से सब के सब पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों पर लग चुके थे। सबसे पहले मैंने अपनी बहनों की शादियां करवाईं और वे दोनों की दोनों शादियों के बाद अपने पतियों के साथ दूसरे शहरों में सिद्धार गईं। बहनों के बाद मैंने अर्जुन की शादी करने का सोचा। भाइयों में अर्जुन मुझे सबसे प्यारा था और मैंने सबसे पहले उससे उसकी पसंद पूछी थी, लेकिन उसने शर्मीली लड़कियों की तरह सारा फैसला मुझ पर छोड़ दिया और फिर मैंने चुनकर एक मध्यम वर्गीय घर की लड़की को अर्जुन के लिए पसंद किया था। उस लड़की का नाम राधिका था। वह देखने में मुझे इतनी मासूम लगी थी कि मैंने फौरन उसे अपने भाई के लिए मांग लिया था, लेकिन उस मासूम राधिका ने शादी के अगले ही रोज से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे और थोड़े ही दिनों में उसने अर्जुन को भी पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। अर्जुन वही सुनने लगा था जो राधिका कहती थी और वही देखता था जो राधिका दिखाना चाहती थी। वह पूरी तरह से जोरू का गुलाम बन चुका था और राधिका की शिकायतों पर मुझसे लड़ने आ जाता था और अब तो वह मेरे साथ बदतमीजी भी करने लगा था। वह मेरी बरसों की तमाम कुर्बानियों को भूल चुका था और राधिका की चंद दिन की मोहब्बत को हिफ्स कर लिया था। मुझे पहली बार एहसास होने लगा था कि मैंने अपनी जवानी बेवजह जाया कर दी। मेरा और राधिका का पर्सनैलिटी क्लैश धीरे धीरे बढ़ने लगा और फिर एक वक्त आया कि राधिका अर्जुन को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई और फिर कुछ दिन बाद अर्जुन ने मुझसे घर और कारोबार से हिस्सा भी मांग लिया। अर्जुन का कहना था कि वह अपने लिए घर लेना चाहता है और उसके लिए रकम दरकार है, सो उसे उसका हिस्सा चाहिए था। मैंने उसके हिस्से की रकम निकालकर उसे दे दी थी। उसका बच्चा होने वाला था और वह अपनी फैमिली के साथ अपनी नई दुनिया बसाना चाहता था, तो क्या मैं उसकी फैमिली नहीं थी? अर्जुन गया तो चला ही गया। महीनों बाद चंद मिनट के लिए अपनी शक्ल दिखाता था। मेरा दिल अर्जुन की तरफ से बुरी तरह से टूट चुका था कि अर्जुन से छोटे कर्ण ने विवाह की इच्छा का इज़हार कर दिया। कर्ण एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था और वहीं उसे अपनी कलीग नैना पसंद आ गई थी। मैंने कर्ण की ख्वाहिश का सम्मान किया और उसका रिश्ता लेकर नैना के घर गई। नैना का बाप मर चुका था और वह इकलौती औलाद थी। वह और उसकी माँ अकेली रहती थीं। संक्षिप्त सी फैमिली थी। मुझे लोग अच्छे लगे तो मैंने रिश्ता पक्का कर लिया और फिर बहुत धूमधाम से कर्ण की शादी हो गई थी। नैना अच्छी लड़की थी, लेकिन यह बात तब समझ आई कि वह सिर्फ शादी के शुरू के दिनों में अच्छा बनने का ढोंग कर रही थी। धीरे धीरे उसने भी वही किया जो राधिका ने किया था। कर्ण मुझसे बदअज़्न होता चला गया था और फिर उसने भी घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। यह सब उसकी पत्नी नैना बीवी का किया धरा था। वह अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी, इसलिए एक माँ से उसका बेटा अलग कर रही थी। कर्ण मेरा बेटा ही तो था। कर्ण ने जाने का फैसला किया तो मैंने भी उसे नहीं रोका था, बल्कि घर और कारोबार से उसका हिस्सा जाते हुए उसे पकड़ा दिया था। मैंने वाकई में ही अपनी जिंदगी बर्बाद की थी। जिन भाइयों पर मैंने इतनी मेहनत की थी, जब फल खाने का वक्त आया तो कोई और ले गया था। मेरी जवानी, मेरी जिंदगी भर की मेहनत बेकार चली गई थी। मेरे भाई मेरी जमा पूंजी थे और वे भी छटाक भर की लड़कियां अपना हुस्न दिखाकर लूट कर लेकर चली गई थीं।
अर्जुन और कर्ण जा चुके थे और अब मेरे पास एक ही भाई बचता था, वह जो सबसे छोटा, लाडला और मेरे दिलो जिगर का टुकड़ा था, आकाश। मेरी आखिरी दुनिया मेरे पास बचती थी और मैं जानती थी कि वह भी कोई लड़की मुझसे ले जाएगी। मैं नहीं चाहती थी कि आकाश की शादी हो, लेकिन मैं उसका हक भी नहीं मार सकती थी। आकाश के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। वह मेरा सबसे आज्ञाकारी और शर्मीला भाई था। उसके लिए लड़की ढूंढने में मैंने बहुत छानबीन की थी। मैं पहले ही 2 जगह से जख्म खा चुकी थी, दोबारा वही जख्म नहीं खाना चाहती थी। वह कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं भी वही कर रही थी। मैंने आकाश के लिए लड़की ढूंढने में बहुत वक्त लगा लिया था और फिर आखिरकार मुझे लड़की मिल गई थी। मैं काफी हद तक उस लड़की से संतुष्ट हो चुकी थी। फिर मैंने आकाश की शादी भी बहुत धूमधाम से की थी। मुझे आकाश और उसकी पत्नी से बहुत उम्मीदें थीं। वह मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा था। अगर वे दोनों भी अपना बोरिया बिस्तर गोल करके चलते बनते तो मेरी तन्हाई तो मुझे काट खाती। लेकिन इस बार शायद मेरी किस्मत ने काम किया था कि लड़की बहुत अच्छी और सुघड़ मिली थी। लड़की का नाम सुंबुल था। वह अखलाक, स्वभाव की बहुत अच्छी थी और थोड़े ही दिनों में उसने मेरा दिल जीत लिया था। वह एक अच्छी पत्नी और अच्छी भाभी साबित हुई थी और उसके आने के बाद मैंने बढ़ चढ़कर हर एक को बताना था कि एक अच्छी पत्नी और भाभी ऐसी होती है। और इस बात पर भी कर्ण और अर्जुन को बहुत तकलीफ हुई थी। दोनों की बीवियों को लगा था कि मैं हर एक के सामने उन पर तंज करती हूं। तो अरे ठीक बात थी, मैं करती थी। वे अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खुश थे, तो मुझे क्यों अपनी फैमिली के साथ खुश रहने नहीं दिया जा रहा था? मेरी संक्षिप्त सी तो फैमिली थी, आकाश और सुंबुल का साथ और अंजलि और सुनीता की फ़ोन कॉल्स, बस इतनी सी मेरी फैमिली थी। अब तो मैं भी हिसाब नहीं रखती थी। कर्ण और अर्जुन को उनकी बीवियों समेत उनके मुंह पर ही 4 सुना दिया करती थी। मेरी उम्र 50 के लगभग हो चुकी थी और इस उम्र में इंसान चिड़चिड़ा हो जाया करता है। और जो कुछ कर्ण और अर्जुन ने किया था, उनको तो डंडे पड़ने चाहिए थे। मैं खुश और संतुष्ट थी और यह मेरी किस्मत से देखा न गया कि हर वक्त तड़पने वाली औरत पुरसुकून क्यों है। इसे तड़पाया जाए। और फिर मुझे ऐसा तड़पाया गया कि मेरे पास जीने की वजह ही खत्म हो गई। मेरे प्यारे भाई आकाश और उसकी पत्नी सुंबुल दोनों ही एक हादसे का शिकार हो गए थे और फिर कुछ दिन अस्पताल में दाखिल रहने के बाद दोनों वक्फे बारी बारी से इस दुनिया से चले गए थे। मेरी तो जैसे दुनिया ही लुट चुकी थी। मेरे पास तो बाकी कुछ भी नहीं बचा था। ऐन बुढ़ापे में एक माँ से उसके बुढ़ापे का सहारा छिन चुका था। मैं काफी अरसे सदमे में रही थी और इस दौरान कर्ण और अर्जुन ने मुझ पर यह एहसान किया कि मेरे लिए नए नौकर रखवा दिए। एक औरत थी जो मेरा ख्याल रखती थी और एक 20 साल का तैमूर नाम का लड़का जो खाना पकाता था। तैमूर की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन वह देखने में एक आकर्षक मर्द लगता था और एक अच्छा बावर्ची होने के साथ साथ वह अच्छा बोलता भी था। रोजाना शाम को वह मेरी व्हीलचेयर धकेलते हुए लॉन में ले आया करता और मुझसे ढेरों बातें करता था। मुझे धीरे धीरे तैमूर की आदत सी होने लगी थी। तैमूर का पकाया खाना, उसकी कही हुई बातें, सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं तन्हाई की मारी औरत थी और वह मेरी तन्हाई का साथी था। कहते हैं मोहब्बत उम्र नहीं देखती, और मेरे साथ भी यही हुआ था। मोहब्बत ने मेरी उम्र नहीं देखी थी और मुझ पर उतर चुकी थी। मुझे तैमूर से मोहब्बत हो गई थी। एक 50 साल की औरत को 20 साल के लड़के से मोहब्बत हो गई थी। तैमूर की वजह से मैं जल्द ही ठीक हो गई थी। मैंने ठीक होते ही तैमूर को शादी की ऑफर कर डाली। मुझे लगा था वह सुनते ही मेरी ऑफर कबूल कर लेगा, क्योंकि एक तो मैं बहुत दौलतमंद थी, ऊपर से 50 साल की उम्र में भी सिर्फ 30 साल की ही तो लगती थी। लेकिन तैमूर ने मेरे मुंह पर इनकार कर दिया था। मुझे उसके इनकार से बहुत ठेस पहुंची थी। मैंने उसे बार बार शादी की ऑफर की, लेकिन वह इनकार करता रहा था। वह किसी सूरत भी मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था और मुझे वह हर सूरत चाहिए था। औरत को साथी की जरूरत हर उम्र में रहती है और मुझे अब शिद्दत से एक जीवन साथी की जरूरत महसूस हो रही थी, और वह सिर्फ तैमूर हो सकता था। जब तैमूर न माना तो मैंने एक चाल चलने का सोचा
और कर्ण और अर्जुन को खाने पर घर बुला लिया था। वे दोनों आए, खाना मेरे साथ खाया, और फिर जब मैं अपने कमरे में गई तो किसी बहाने से तैमूर को बुला लिया और फिर चीखने लगी। मेरी चीखें सुनकर कर्ण और अर्जुन दौड़े चले आए थे। जब मैंने कर्ण और अर्जुन को बताया कि तैमूर मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, तो दोनों को बहुत गुस्सा आया और करीब था कि वे तैमूर को मार ही डालते। मैंने दोनों को शांत किया और बातों बातों में शादी का जिक्र छेड़ दिया। दोनों की सोचों के घोड़े दौड़े और उन्होंने अगले ही दिन मेरी शादी तैमूर के साथ करवा दी। तैमूर को मजबूरी में मुझसे शादी करनी पड़ी थी, क्योंकि दूसरी सूरत में मेरे भाई उसे पुलिस के हवाले कर देते। मैं शादी की रात कमरे में बैठी तैमूर का इंतजार कर रही थी, और जब वह आया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसने मेरे सामने 10 मर्दाना परफ्यूम तोड़े और फिर उनको पीने लगा। उसको पीकर उसने बीच में मजीद और कुछ अजीब रंग और बू गंध वाली चीजें मिलाईं, और फिर जमीन पर एक स्ट्रॉ के जरिए वह अजीब ओ गरीब चीज अपने मुंह और नाक में खींचने लगा था। वह खतरनाक किस्म का नशा था। मुझे इतने अरसे में यह क्यों न पता चला था कि तैमूर नशा करता है, और वह भी इतना खतरनाक नशा करता है। वह नौकरी भी सिर्फ अपना नशा पूरा करने के लिए ही तो करता था, और मुझसे शादी भी वह इसीलिए नहीं करना चाहता था कि मेरी उम्र ज्यादा थी। लेकिन जो नशा वह करता था, उसके मुताबिक उसकी जिंदगी बहुत कम हो सकती थी। कई दिन तक तो मैं उसे यह सब करते देखती रही, और वह अचानक आपे से बाहर हो जाता। लेकिन फिर मैंने उसे सुधारने का फैसला कर लिया, और 3 साल तक जेरे इलाज रहने के बाद उसकी नशे की आदत पूरी तरह छूट चुकी थी। वह अच्छा काबिल लड़का था। मैंने अपना कारोबार उसके हवाले कर दिया और खुद घर में रहकर उसके लिए खाना बनाना सीखने लगी। हमने 2 बच्चे भी अडॉप्ट कर लिए थे, और हम एक दूसरे के संग बहुत खुश थे। हमारे दरमियान उम्रों का फर्क कभी भी नहीं आया था, और मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट थी कि आखिरी वक्त में मैं अकेली न थी, बल्कि मेरा शौहर और मेरे बच्चे मेरे पास थे, और जिंदगी में जितनी भी नेकियां की थीं, यह उनका सिला था। तैमूर की नशे से मुक्ति और हमारे गोद लिए हुए 2 बच्चों, अय्यान और मीरा, की चहचहाहट ने बंगले की खामोशी को एक ऐसी संगीत में बदल दिया था जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जिंदगी कहाँ इतनी सादा होती है। जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तभी अतीत अपनी राख से दोबारा जी उठता है। एक शाम जब मैं और तैमूर लॉन में बैठे बच्चों को खेलते देख रहे थे, गेट पर एक टैक्सी रुकी। गाड़ी से एक शिकस्ता हाल शख्स उतरा। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर वक्त की बेरहम लकीरें थीं। वह कोई और नहीं, मेरा भाई अर्जुन था। लेकिन वह मगरूर अर्जुन नहीं था जो अपना हिस्सा मांगकर गया था। वह एक हारा हुआ इंसान लग रहा था। अर्जुन मेरे कदमों में आ गिरा। पता चला कि राधिका, जिसके लिए उसने अपनी बहन को छोड़ा था, उसे एक बड़े माली फ्रॉड में फंसाकर अपने किसी पुराने दोस्त के साथ फरार हो चुकी थी। अर्जुन के पास न घर बचा था, न दौलत, और सबसे दुख की बात यह थी कि उसका बेटा भी अब उसके पास नहीं था। दीदी, मुझे माफ कर दे, मैंने हीरे की कदर नहीं की और कांच के पीछे भागता रहा। अर्जुन सिसकियां लेते हुए कह रहा था। मेरी ममता जाग उठी, लेकिन इस बार मैं वह पुरानी कठपुतली ममता नहीं थी। मैंने उसे पनाह तो दी, लेकिन एक शर्त पर। उसे कारोबार में एक आम मुलाजिम की तरह काम शुरू करना होगा और अपनी जगह खुद बनानी होगी। तैमूर ने इस मामले में मेरा भरपूर साथ दिया, जिससे मुझे एहसास हुआ कि तैमूर सिर्फ मेरा शौहर नहीं, मेरा बेहतरीन सलाहकार भी है। इधर कर्ण और नैना को जब पता चला कि अर्जुन वापस आ गया है और मैंने उसे माफ कर दिया है, तो उनके अंदर का लालच फिर से अंगड़ाइयां लेने लगा। नैना, जो हमेशा से शातिर थी, अब एक नया मंसूबा, योजना बनाकर आई। उसने एक दिन घर आकर मुझसे माफी मांगी और कहा कि वह और कर्ण अब मेरे साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इसी दौरान एक नया किरदार सामने आया, इंस्पेक्टर विकास। विकास दरअसल तैमूर का बचपन का दोस्त था, जो अब मुंबई क्राइम ब्रांच में था। उसने मुझे खबरदार किया कि नैना और उसकी मां का ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से है जो अमीर विधवाओं या अकेली औरतों की जायदाद हड़पने के लिए मशहूर है। एक रात
नैना ने चोरी छिपे मेरे कमरे से वे कागजात निकालने की कोशिश की जिन पर मेरे और तैमूर के दस्तखत थे, ताकि वह जायदाद अपने नाम करवा सके। लेकिन तैमूर और विकास ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उस रात जो हंगामा हुआ, उसने कर्ण की आंखें खोल दीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह किस सांप को दूध पिला रहा था। अभी यह तूफान थमा ही था कि तैमूर की जिंदगी का एक पुराना राज सामने आ गया। एक औरत, जिसका नाम सारा था, हमारे घर आई। उसने दावा किया कि वह तैमूर की मंगेतर है और तैमूर ने सिर्फ पैसों की खातिर मुझसे शादी की है। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या मेरी यह आखिरी मोहब्बत भी एक फरेब थी? तैमूर खामोश रहा। उसकी खामोशी मुझे मार रही थी। सारा ने कुछ तस्वीरें और खत दिखाए। मैं टूटने ही वाली थी कि तैमूर ने मुझे एक पुरानी डायरी दी और कहा, ममता, इसे पढ़ो, फिर फैसला करना। डायरी पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। सारा दरअसल तैमूर की वह बहन थी जो बचपन में बिछड़ गई थी और अब उसे नशे की लत लग चुकी थी। वह तैमूर को ब्लैकमेल कर रही थी ताकि वह मुझसे पैसे निकाल कर उसे दे सके। तैमूर ने मुझे इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैं दोबारा किसी दुख से गुजरूं। उसने सारा का इलाज करवाने के लिए अपने हिस्से की तनख्वाह से रकम जमा की थी। 50 साल की उम्र और एक नई शुरुआत। मैंने सारा को भी अपने घर में जगह दी और उसका इलाज करवाया। धीरे धीरे मेरा वह बड़ा बंगला जो कभी तन्हाई का कब्रिस्तान था, अब एक ऐसी जगह बन गया था जहां टूटे हुए दिलों को पनाह मिलती थी। आज मेरी उम्र 5 साल है, लेकिन मैं खुद को जवान महसूस करती हूँ। अर्जुन अब बिजनेस का एक ईमानदार हिस्सा है। कर्ण अपनी गलतियों का कफारा अदा कर रहा है और अय्यान और मीरा अब स्कूल जाने लगे हैं। तैमूर ने मुझे वह इज्जत और मुकाम दिया जिसकी मैंने पूरी जवानी तमन्ना की थी। मेरी जिंदगी की कहानी अब कुर्बानी की नहीं, बल्कि हौसले की कहानी बन चुकी थी। जुहू के उस आलीशान बंगले में अब सिर्फ दौलत नहीं रहती, बल्कि वहां अब एहसास और सच्ची मोहब्बत की खुशबू आती है। जिंदगी सुकून की पटरी पर चलने ही लगी थी कि एक दिन बंगले के बाहर एक नौजवान लड़का आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल मेरी माँ जैसी थीं, वही चमक और वही बेचैनी। उसने अपना नाम आर्यन बताया। उसने खुलासा किया कि वह विक्रम का बेटा है, लेकिन मेरी माँ से नहीं, बल्कि उसकी एक पहली विदेशी बीवी से। वह रोते हुए मेरे पास आया और बताया कि विक्रम मर चुका है, लेकिन मरने से पहले उसे एक वसीयत दे गया था। उस वसीयत में लिखा था कि विक्रम ने मेरी माँ के साथ जो कुछ किया, उसका उसे गहरा पछतावा था। विक्रम ने विदेश में अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा मेरी माँ के नाम किया था, जो अब कानूनी तौर पर मेरा और मेरे भाइयों का था। इस खुलासे ने घर में एक नई हलचल मचा दी। अर्जुन और कर्ण, जो अभी अभी संभले थे, उनके अंदर फिर से दौलत की हवस जागी। लेकिन तैमूर ने भांप लिया कि यह लड़का आर्यन इतना सादा नहीं जितना दिख रहा है। तैमूर का शक और नैना की वापसी। तैमूर ने खामोशी से आर्यन की निगरानी शुरू कर दी। इसी दौरान नैना, जो घर से निकाली जा चुकी थी, वह रूप बदलकर आर्यन से मिली। मुझे पता चला कि ये दोनों मिलकर एक बड़ी साजिश कर रहे थे। नैना ने आर्यन को सिखाया था कि वह विक्रम का बेटा बनकर आए ताकि मेरी हमदर्दी हासिल कर सके और फिर हम सबको सड़क पर ले आए। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, मैंने लाइब्रेरी में कुछ आहट सुनी। मैं वहां पहुंची तो देखा कि नैना और आर्यन तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने लाइट जलाई तो वे दोनों हक्का बक्का रह गए। ममता दीदी, आपको लगा था कि आप इतनी आसानी से हमें हरा देंगी? नैना ने हिकारत से कहा। आपकी यह ममता ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कहते, तैमूर पुलिस के साथ अंदर दाखिल हुआ। तैमूर ने पहले ही आर्यन का डीएनए टेस्ट करवा लिया था, जिससे साबित हुआ कि उसका विक्रम से कोई ताल्लुक नहीं था। वह महज एक पेशेवर ठग था। इस वाक़े ने मेरे भाइयों के दिलों पर गहरा असर किया। अर्जुन ने, जो अब तक खामोश तमाशाई था, नैना के सामने खड़े होकर उसे वह थप्पड़ रसीद किया जो उसे बरसों पहले मार देना चाहिए था। उसने नैना को हमेशा के लिए तलाक दे दिया और मेरे पैरों में बैठकर झार ओ कतार रोने लगा। इसी दौरान एक मौजा चमत्कार हुआ। एक औरत अस्पताल से एक छोटे बच्चे को लेकर आई। उसने बताया कि वह सुंबुल, मेरे छोटे भाई आकाश की स्वर्गीय बीवी,
की सहेली है। जब आकाश और सुंबुल का एक्सीडेंट हुआ था तो सुंबुल गर्भवती थी और अस्पताल में उसने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन खुद दम तोड़ गई थी। वह औरत डर गई थी कि कहीं जायदाद के झगड़ों में इस बच्चे की जान को खतरा न हो, इसलिए वह उसे दूर ले गई थी। आकाश के इस बेटे को देखकर मेरी ममता तड़प उठी। उसका नाम मैंने साहिल रखा। अब मेरे पास 3 बच्चे थे, 2 गोद लिए हुए और एक मेरे जिगर के टुकड़े, आकाश की निशानी। तैमूर ने जिस तरह हर मुश्किल में मेरा साथ दिया था, उसने साबित कर दिया कि रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। एक दिन तैमूर ने मुझसे कहा, ममता, अब वक्त आ गया है कि हम यह सब कुछ छोड़कर कहीं दूर सुकून से रहें। ये कारोबार, यह जायदाद, ये सब आपको दुख ही देते हैं। मैंने उसकी बात मानी। मैंने अपने कारोबार की बागडोर अर्जुन और कर्ण के हवाले की, लेकिन इस बार तमाम कानूनी अधिकार अपने पास रखे ताकि वे दोबारा गलती न करें। मैंने जुहू का वह बंगला एक चैरिटी ट्रस्ट को दान कर दिया जो अनाथ बच्चों की परवरिश करता है। आज मैं मुंबई के शोर से दूर लोनावाला की पहाड़ियों में एक छोटे से मगर खूबसूरत घर में रहती हूँ। मेरे साथ मेरा शौहर तैमूर है और हमारे 3 बच्चे बाग में खेल रहे हैं। 50 साल की उम्र तक मैंने सिर्फ दूसरों के लिए जिया था, लेकिन अब मैं अपने लिए जी रही हूँ। मुझे एहसास हुआ कि प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता और न ही कुर्बानियां हमेशा रायगां जाती हैं। अगर नीयत साफ हो तो भगवान आपको वह सब कुछ लौटा देता है जो दुनिया ने आपसे छीना होता है। मेरी जिंदगी की दुखद कहानी का अंत एक ऐसी मुस्कुराहट पर हुआ है जिसकी चमक मेरी दौलत से कहीं ज्यादा है।